हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में पढ़ने डिस्कस किया था बोर मॉडल और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत, वो भी पढ़ लिया था। बोर मॉडल की कमियां वो अपन ने डिस्कस नहीं की थी, तो इस वाले जो अपना वीडियो है इसमें अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन बोर मॉडल की कमियां बोल लो या आप सीमाएं बोल लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये पूछी जाती है, ठीक है। तो बोर मॉडल की कौन कौन सी कमियां थी, वन बाय वन अपन उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बोर मॉडल की जो कमी थी ये वो थी कि ये सिर्फ और सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पे लागू होता है, ये बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पे लागू नहीं होता है। तो पहला पॉइंट, बोर मॉडल सिर्फ एकल इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं पर लागू होता है, अर्थात हाइड्रोजन, हीलियम +1, लिथियम +2 एटसेट्रा, इन्हीं पे ये लागू होगा। ये मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणुओं पर लागू नहीं होता, ठीक है। ये हो गया इसका फर्स्ट ड्रॉबैक या फर्स्ट कमी हो गई इसकी। दूसरी की बात करते हैं। आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताया था, लाइमन, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री, ये श्रेणियां प्राप्त होती है। अगर मैं इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइनों को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रख देता हूं तो ये विपाटित हो जाती है, अलग अलग भागों में विभक्त हो जाती है, तो इसकी व्याख्या ये नहीं कर पाता। यहां लिख देते हैं अपन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइनों को यदि चुंबकीय क्षेत्र व विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो यह विपाटित हो जाती है, विपाटित या विभक्त, ठीक है, विपाटित हो जाती है। इसकी व्याख्या बोर नहीं कर पाता, ठीक है। और ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में जब विपाटित होती है, तो विद्युत क्षेत्र में जब विपाटित होती है तो उसको स्टार प्रभाव बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में विपाटित होती है तो उसको जीमान प्रभाव बोलते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, मैं उसको नेक्स्ट में समझाता हूं। नेक्स्ट है रेखाएं यदि विद्युत क्षेत्र में विपाटित होती हैं तो उसे स्टार्क प्रभाव कहते हैं, स्टार्क प्रभाव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं अपन, उसे अपन बोलते हैं स्टार्क प्रभाव। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर रेखाएं यदि चुंबकीय क्षेत्र में विपाटित होती है तो उसे जीमान प्रभाव कहते हैं, तो उसे जीमान प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए, स्टार प्रभाव और जीमान प्रभाव। आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो, ये इसकी कमियों में हो गए, इनको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट इसकी क्या कमी थी। नेक्स्ट है थर्ड, ये परमाणु से बने अणुओं के आबंधन को नहीं समझा पाता है, ठीक है। ये इन चीजों को नहीं समझा पाता है।
ये बोर मॉडल की कमियां थी, सीमाएं थी, जो आप लिख सकते हो। आपके 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसा कैसा उसमें छाप देना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वांटम संख्या की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डायरेक्ट क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन क्या आता है, मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं। क्वेश्चन ये आता है, क्वांटम संख्या की भौतिक सार्थकता को समझाइए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो क्वांटम संख्या की भौतिक सार्थकता यानी फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझाना है। अब कई बुद्धिजीवी ऐसे होते हैं तुम्हारी क्लास वाले कि भौतिक का मतलब निकाल लेते हैं फिजिक्स से, वो आ जाएंगे फिजिक्स पे फिर, क्योंकि फिजिक्स उनको इतनी आती है। तो फिजिक्स में आएंगे फिर बोलेंगे फिजिक्स में फलाना ढिमकाना ये होता है वो होता है, इसमें ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पे भौतिक का मतलब उस फिजिक्स से नहीं है। यहाँ भौतिक का मतलब होता है कि क्वांटम संख्याओं के बारे में बताना है आपको कि ये क्या काम करती है, किस चीज के लिए आई है, क्यों आई है, ये होता है भौतिक सिग्निफिकेंस। इसमें 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं पढ़ी जाती है। तो सबसे पहले मैं परिभाषा की बात करता हूँ। सबसे पहले परिभाषा, तो क्वांटम संख्या की परिभाषा क्या होगी। देखो क्वांटम संख्या ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में बताती है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़ा है, क्यों पड़ा है, कैसे पड़ा है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इनके बारे में कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिति व कक्षकों के अभिविन्यास को बताने वाली संख्या क्वांटम संख्या कहलाती है। उसे क्या बोलते हैं अपन, क्वांटम संख्या बोलते हैं। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर पढ़ते हैं अपन वन बाय वन इनकी नंबर। अब क्वांटम संख्याओं के नंबर की बात करें तो ये 4 प्रकार की होती है। कितनी संख्या में होती है, 4। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है, सबसे फर्स्ट वाले की बात करते हैं अपन, मुख्य क्वांटम संख्या। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है दिगंशीय क्वांटम संख्या, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट वन है अपने चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, इनको नोट डाउन करिए, फिर वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। इसकी खोज की बात करें तो ये बोर ने दी थी, ठीक है, बोर ने की इसकी खोज। किसने की, नील्स बोर ने, ठीक है। अब वन बाय वन लिखते हैं इसके पॉइंट। ऐसे कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, ऐसे लिखोगे तो आप 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 के 10 मार्क्स मिलेंगे आपको। आई बात समझे, बड़ा क्वेश्चन आता है 10 या 8 नंबर का आता है। फर्स्ट बात करते हैं, इसे एन से दर्शाते हैं। दूसरी बात करें, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के बारे में बताती है। किसके बारे में, त्रिज्या। त्रिज्या को मैं रिलेट करूं सीधे तो ये आपको आकार को बताएगी। त्रिज्या का मतलब होता है कहां तक पड़े हैं, जहां तक पड़ा है वहां उसका आकार हो जाएगा। ये किसे बताएगी, यह कोश के आकार को बताती है। दूसरा पॉइंट। तीसरा,
ये कोष की ऊर्जा को बताती है, यह है कोष की ऊर्जा को बताती है। और ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या होता है, एनर्जी बराबर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एन है ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये वो एन, तो ये ऊर्जा को बता रही है। तो ये किसको बताती है, ऊर्जा को। नेक्स्ट फिफ्थ की मैं अगर बात करूं तो ये कोषों के बारे में बताती है, कोषों के बारे में बताती है। और कोषों के बारे में कैसे बताती है, आप इसको नोट डाउन करिए, नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं। तो कोषों के बारे में ये कैसे बताएगी, देखो कोषों के बारे में एन का मान 1 हो सकता है, एन का मान 2 हो सकता है, एन का मान 3 हो सकता है, एन का मान 4 हो सकता है, एन का मान इनफाइनाइट तक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर बात करें अपन यहाँ पे एन का मान 1 है तो ये होगा के कोष, ये होगा एल कोष, ये होगा एम कोष, ये होगा एन कोष। ठीक है, और इन कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं भाई, किस कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो निकालते हैं अपन 2n स्क्वायर, यानी n का मान रख दो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। तो k कोष के लिए n का मान 1 है, 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे अधिकतम। n का 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 कितने हो जाएंगे 8। यहाँ n का मान 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 कितने हो गए 18। यहाँ अगर 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 दूनी 32। तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। ये भी कौन बताएगा आपको, ये बताएगा मुख्य क्वांटम संख्या। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं दिगंशीय क्वांटम संख्या की। नेक्स्ट है सेकंड, दिगंशीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इसकी डिस्कवरी की थी सोमरफेल्ड ने, किसने की थी, सोमरफेल्ड ने। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि इसको किससे दर्शाते हैं। देखो इसको एल से दर्शाते हैं, किससे, स्मॉल एल से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, और ये क्या बताती है, ये बताती है उपकोषों के बारे में, यह उपकोषों के बारे में बताती है। इसके बारे में उपकोष, याद रखना ऐसा का ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, उपकोष के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, दिगंशीय क्वांटम संख्या। थर्ड की बात करें तो इसके मान कितने होंगे, तो इसके मान 0 से n-1 तक होते हैं। ठीक है, इसके मान कितने हैं, 0 से लेके n-1 तक होते हैं। अब ये मान कौन कौन से होते हैं उनको मैं जस्ट आगे डिस्कस करूंगा, उससे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। ये उपकोषों के बारे में बताती है, या मैं बात करूं ये कक्षकों के बारे में बताती है। कक्षकों की संख्या कैसे निकालेंगे, उपकोषों की संख्या कैसे निकालेंगे, इनके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं उपकोषों की संख्या। उपकोषों की संख्या निकाली जाती है 2l+1। उपकोष की संख्या कैसे निकालते हैं, 2l+1। तो यहां से आप निकालोगे l का मान रखते हुए, तो जैसे l का मान 0 रखोगे तो एक उपकोष आएगा, l का मान अगर आप 2 रखते हो या 1 रखते हो, 1 रखोगे तो 3 उपकोष आएंगे। इसमें कितने आएंगे, सॉरी उपकोष लिखा है क्या, कक्षकों की संख्या लिख लेना इसको, सॉरी इसको कक्षकों की संख्या लिख लेना, यहां लिख लेना, इसको करेक्ट कर लेना, कक्षकों की संख्या। ठीक है ना, क्योंकि उपकोष किससे मिलके बने होते हैं, कक्षक से। मैं आगे समझा दूंगा सर, आपके सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, कोष कौन होते हैं, उपकोष कौन होते हैं, कक्षक कौन होते हैं। तो ये कक्षकों की संख्या। अब कक्षकों की संख्या में चलो यही ले लेता हूं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो कक्षकों की संख्या ये होती है 2l+1। अगर मैं यहाँ पे l का मान 0 रखता हूं, l का मान 1 रखता हूं, l का मान 2 रखता हूं और l का मान 3 रखता हूं, तो l का मान अगर 0 रखोगे तो जो कक्षकों की संख्या वो कितनी आएगी, 1 आएगी। l का मान 1 रखते हो तो कक्षकों की संख्या कितनी आएगी, कक्षकों की संख्या 3 आएगी। l का मान 2 रखते हो तो कक्षकों की संख्या कितनी आएगी, 2 2 4 और 1 5। l का मान 3 रखते हो तो कक्षकों की संख्या कौन सी आएगी, 7 आएगी।
तो ये कक्षकों की संख्या हो गई। ठीक है, अब कक्षकों के प्रकार कैसे, अपन को उपकोष के बारे में कैसे बताएगा ये? उपकोष के बारे में देखो, एल का मान 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। अगर एल का मान 0 है, अगर एल का मान 0 है तो एल का मान 0 है तो वो एस उपकोष होगा। एल का मान 1 है तो ये पी उपकोष होगा, और एल का मान 2 हो तो ये डी उपकोष होगा, और एल का मान 3 है तो ये एफ उपकोष होगा। ठीक है, यहां तक, अभी तक पीरियोडिक टेबल में एफ तक ही आया, आगे आएंगे तो वो जी का उपकोष होगा जो अभी तक नहीं आया। तो एल के मान 0, 1, 2, 3 ऐसे हो सकते हैं, एस उपकोष हो सकता है, डी उपकोष हो सकता है, पी उपकोष हो सकता है, एफ उपकोष हो सकता है। अब इन उपकोषों के अंदर कितने कक्षक होंगे वो कैसे निकालते हैं अपन? इनसे निकालते हैं। जैसे देखो एल बराबर 0 रखा, एल बराबर 0 रखा तो उसमें कक्षकों की संख्या 1 आई, तो एस जो उपकोष होता है वही कक्षक होता है। एस के अंदर आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि एस ऐसा होता है, एस में सिर्फ एक ही ब्लॉक होता है। आई बात समझ में? मतलब जो उपकोष होता है वही क्या होता है, उसमें कक्षक होते हैं। एल का मान अगर आप 1 रखते हो, एल का मान आपने 1 रखा तो उसमें कक्षक निकल के आए 3, तो पी के अंदर जो उपकोष है उसमें 3 कक्षक होते हैं, वो होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड, 3 होते हैं। और मैं यहां बात करूं डी के लिए, तो डी के लिए आप निकालोगे तो यहाँ पे कक्षकों की संख्या 5 निकल के आएगी। तो 5 कौन से होंगे? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, ये कक्षक होंगे। तो यहां तक नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें अपन कक्षकों की, या मैं बात करूं सीधा, मैं बोल लेता हूं यहाँ पे उपकोष। देखो उपकोष, तो देखो उपकोष की अगर बात करें अपन तो एस उपकोष हो गया आपके पास हो गया पी उपकोष, आपके पास हो गया डी उपकोष। बस यहां तक ही याद रखना, आगे आपको डिटेल में नहीं जाना, आपके बस की बात नहीं है। वैसे तो पढ़ सकते हो तुम, लेकिन वो हायर एजुकेशन में पढ़ा जाता है। एस उपकोष की अगर बात करें तो देखो एस के लिए एल का मान कितना होता है? एस के लिए एल का मान होता है 0, तो आप जस्ट अभी निकाला 0 होता है, तो एस के लिए कक्षक कितने आएंगे? इसके लिए कक्षक आता है 1, इसके लिए कक्षक 3, इसके लिए कक्षक 5, इसके लिए कक्षक 7। तो एक जो कक्षक आता है वो कक्षक होता है गोलाकार। कौन सा होता है? गोलाकार, यानी एस ऑर्बिटल ऐसा होता है। ये जो एस ऑर्बिटल है उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, बीच में नाभिक हो गया, ये चारों तरफ ये एस कक्षक है। कौन सा है? एस कक्षक। अगर मैं पी की बात करूं तो पी में 3 कक्षक होते हैं, पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। और इनकी जो आकृति होती है डम्बलाकार। डम्बलाकार कैसे होती है? ऐसी आकृति होती है इनकी। ठीक है, ये प्लस माइनस ऐसे दर्शाया जाता है, प्लस माइनस की सम्मिति को बताता है वो, ये चार्ज नहीं है, ये सम्मिति है। ठीक है, ये ऐसे होता है। ऐसे में डी की बात करूं तो डी के अंदर क्या होते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये होते हैं डबल डम्बलाकार। और डबल डम्बलाकार होंगे तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे आएगी? इसकी ऐसे आती है, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस ऐसे। ठीक है, ये सम्मित होता है, इसलिए प्लस के सामने प्लस, माइनस के सामने माइनस होता है, ये सम्मित होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप इनको निकाल सकते हो। एफ की होती है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, तो ये होती है गोलाकार, डम्बलाकार, डबल डम्बलाकार। अब ये जो पी एक्स, पी वाई, पी जेड ये कैसे पड़े हुए हैं, इसके बारे में एल क्वांटम संख्या से नहीं बताया जा सकता। इसके लिए अपन को पढ़ना होता है क्या? चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब एल के मान थे, तो एल के मान मैंने बताया था 0 से लेके कितने हो सकते हैं? 0 से n-1। तो आप n अलग अलग रख के देखो, n1 रखो आप, n2 रखो आप, n3 रखो आप, n क्या रखो आप? 4। तो देखो l का मान आप 0 रखते हो तो l का मान जो है वो भी 0 आता है। n का मान 2 रखते हो तो l के मान अगर आप 2 रखोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 0 और 1 आया। इसका मान कितना आया? 0 और 1। n का मान 3 आप रखते हो तो 3 रखोगे, 3 माइनस 1 कितना? 2 बचेगा, तो 0 1 2 3 मान होंगे, 0 1 2। ऐसे l का मान 4 रखते हो, सॉरी n का मान 4 रखते हो तो 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 0 1 2 3। बीच के जितने भी आ रहे हैं संख्या को आपको लिखना, पूर्णांकों को लिखना, आदि को मत लिखना। तो l का मान कितना गया? 0 1 2 3। अब देखो ये थे अपने कोषों की संख्या, कोषों की संख्या, और ये बता रहा आपको उपकोष, ये बता रहा है आपको उपकोष। अब उपकोष कैसे बताएगा? एल बराबर 0 आता है तो एस उपकोष,
ठीक है। और L बराबर 0 और 1 आ रहा है तो 0 के लिए तो S हो गया उपकोष, और L के लिए क्या हो गया, P उपकोष। और अगर L बराबर ये 3 मान आ रहे हैं तो ये तो एक हो गया S वाला, एक हो गया P वाला, एक हो गया D वाला। 4 आ रहे तो एक हो गया S वाला, एक हो गया P वाला, एक हो गया D वाला, एक हो गया F वाला। ऐसे ये उपकोषों के बारे में बताता है। फिर फर्दर अपन इनको और डिवाइड करते हैं एस उपकोष। जैसे मैं P वाले को ले लेता हूं तो ये पीवी पे PX PY PZ, यानी ये किस में चला गया, ये कक्षक की बात कर रहे हैं अपन। अब ये कक्षक आ गए तो देखो सबसे पहले कोष होता है, फिर उपकोष, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक, उपकोष के अंदर होते हैं कक्षक। और एक कक्षक में आप अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और अधिकतम कक्षकों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2l+1 के हिसाब से। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कैसे निकालते हैं, देखो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। याद रखना एक कक्षक बोल रहा हूं मैं, न कि उपकोष बोल रहा हूं, एक कक्षक। या मैं लिख देता हूं, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम बस 2। ठीक है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, 2 गुणा कुल कक्षकों की संख्या, क्योंकि 2 से गुणा करेंगे ना, क्यों, क्योंकि एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कुल कक्षकों में कितने आएंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो कुल कक्षकों की संख्या कैसे आएगी, 2l+1। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, ऐसे आप निकाल सकते हो। और इससे जब आप निकालोगे तो आपको पता है, देखो L का मान आप 0 रखो, L का मान 0 रखते हो आप तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 2। और L बराबर 0 रखते हो तो कौन सा आता है, S कक्षक। कौन आता है, S कक्षक। और S कक्षक में पता है आपको अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कक्षक में 2 आते हैं ना, और इसमें कुल भी कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करूं L बराबर 1 की, L बराबर 1 रखोगे आप तो कुल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखो 1 रखो यहाँ पे, 1 2+1 कितना हो गया 3, और 3 दूनी कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर आ गए तो आप P के अंदर 6 ही तो भरते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 ही भरते हो। ऐसे ही आप अगर L का मान कितना रखते हो, 2 रखते हो तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और 10 आ जाएगी तो 10 के लिए आपको चाहिए 5 कक्षक, तो 5 किस में होते हैं, D में। और L का मान 2 भी किसके लिए होता है, D के लिए होता है। तो भर दो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताई है। किसी कक्षक के अंदर आप अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो वो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। ये बात हुई चुंबकीय सॉरी इसकी दिगंत क्वांटम संख्या की। बात करते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो नेक्स्ट है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको ml से दर्शाते हैं, इसको ml से दर्शाते हैं। ठीक है ना, L होगी तभी m होगा, अदरवाइज नहीं होगी। याद रख लेना, L के मान होंगे तभी m का अस्तित्व है, अदरवाइज नहीं है। ठीक, इसके मान -L 0 से +L, -L से 0, 0 से +L तक होते हैं। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा। ये कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, यानी ओरिएंटेशन बताती है कि वो 3D के अंदर कैसे पड़े हुए हैं, उसके बारे में बताती है। कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में ये अपन को बताती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आएगा ऐसा कैसा। ठीक है, अब इसके जो मान है वो कैसे निकालेंगे, देखो इधर इसके जो मान है, L का मान अगर आप 0 रखोगे तो L 0 है तो M का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी ये बात हो गई किसकी, S कक्षक की। किसके लिए, S। तो S कक्षक के लिए M का मान हमेशा 0 होता है, क्यों, क्योंकि L का मान भी क्या होता है, 0 होता है। ऐसे ही मैं बात करूं L का मान 1 रख रहे हो आप तो M का मान देखो, L का मान 1 रख रहे हो तो M का मान देखो कितना आएगा, एक तो -1 आएगा, एक 0 आएगा और एक +1 आएगा। और L का मान 1 किसके लिए होता है, P, किसके लिए, P उपकोष के लिए।
इसके लिए होता है एक p उपकोष के लिए। तो p उपकोष में m के 3 मान आ रहे हैं ना, तो ये 3 मान px py pz के बारे में बता रहे हैं, ये है इंपॉर्टेंट। m के जो मान आ रहे हैं ना 3, वो p उपकोष किन से मिलके बना, 3 कक्षकों से। कौन कौन से, px py pz। तो ये px py और pz को बता रहा है, ठीक है ना। ये किसको बताते हैं, px py pz। px py pz इन तीनों में से कोई सा भी मान हो सकता है। बाय डिफॉल्ट अपन जब भी सोल्व करते हैं तो जेड एक्सिस को प्रिपेयर करके करते हैं, इसलिए जीरो को pz के लिए मान लेते हैं, जबकि होता नहीं है, आप कोई सा भी मान सकते हो, ठीक है। तो इसको उतारिए, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। L बराबर अगर 2 रखते हो तो -2 -1 0 +1 +2, यानी कितने मान आ रहे हैं, 5 मान। 5 मान, और 5 मान 5 कक्षकों को बताते हैं, कक्षकों को बताते हैं कि 3D में कैसे हैं, ठीक है, 3D के अंदर। और 3D को ये बोलते हैं ओरिएंटेशन या अभिविन्यास। तो L बराबर 2 के लिए कौन सा, D उपकोष। तो मैंने अभी बताया D के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 कौन से होते हैं, dxy dyz dzx dx² और dz²। ये हो गई आपकी मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, बिल्कुल सिंपल सी है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगले वाली क्वांटम संख्या, जिसका नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, नेक्स्ट 4th, ठीक है। नेक्स्ट है चक्रण क्वांटम संख्या, इसको ms से दर्शाते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। चक्रण के बारे में मतलब भाई इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्ती घूम रहा है या वामावर्ती। तो 2 ही मान होंगे इसके। भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता क्या है, 2 साइड घूमने की है। भाई प्रायिकता का मान 1 से ज्यादा नहीं होता, आप छोटी क्लास में पढ़े हो। तो एक मान को आप 50-50 में बांटोगे तो एक प्लस हाफ में जाएगा, एक माइनस हाफ में जाएगा, यानी आधी क्लॉकवाइज घूम सकती है, आधी चांस है कि वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके 2 ही मान होंगे, इसके 2 मान होते हैं, 2 मान होते हैं, प्लस हाफ और एक माइनस हाफ। प्लस हाफ मतलब दक्षिणावर्ती चक्रण, और माइनस का आपका मतलब वामावर्ती चक्रण। इसीलिए आप एक कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भरते हो तो एक कक्षक में आप 2 इलेक्ट्रॉनों को भरते हो, एक कक्षक की बात करो उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। और 2 ही क्यों भर रहे हैं, उसका कारण है क्योंकि आप सिर्फ प्रायिकता बता सकते हो कि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज, आप 3 भी भर सकते थे। आई बात समझ में। तो दोनों को ऐसे दिखाया जाता है, दोनों इलेक्ट्रॉनों को, एक की मुंडी ऊपर एक की मुंडी नीचे, मतलब हो सकता है एक क्लॉकवाइज घूम रहा हो तो दूसरा किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। आई बात समझ में। तो ये थी आपके चक्रण क्वांटम संख्या। अब नेक्स्ट बात करेंगे अपन, इनके लिए रूल्स पढ़े जाते हैं, इनको फॉलो करवाते हुए अपन इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे, ठीक है। तो यहां तक का आपके ये क्वेश्चन पक्का आएगा, 8 या 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इसका घोटा मार देना। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे अपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उससे संबंधित रूल्स, वहां से भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो, ठीक है। तो एक क्लास में वो खत्म हो जाएगा, फिर एक में सॉल्यूशन कर लेंगे, ऐसे तुम्हारी यूनिट ये खत्म हो जाएगी। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको गोटा मारना है, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके।